नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा यह व्याख्यान पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत। तो आज हम लोंजाइनस के महत्वपूर्ण उदात्त सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लोंजाइनस यूनानी काव्यालोचन के शिक्षक थे और भारतीय काव्यशास्त्र की भांति ही पाश्चात्य आलोचकों ने भी विभिन्न युगों में काव्य या साहित्य के मूल तत्व या आत्मा की खोज करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत का नाम भी आता है। अपने उदात्त सिद्धांत के द्वारा लोंजाइनस यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी काव्यकृति या कलाकृति बिना उदात्त तत्व के श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। इनकी यूनानी रचना पेरी इप्सुस, जिसका अंग्रेजी भाषा में ऑन द सबलाइम नाम से अनुवाद किया गया, उदात्त के स्वरूप का इसमें विस्तृत विश्लेषण किया गया है। आइए अब हम ये जानते हैं कि उदात्त है क्या। यह जानने का हम प्रयास करते हैं कि उदात्त किसे कहते हैं। द सबलाइम शब्द का हिंदी अनुवाद उदात्त नाम से किया गया, जिसका अर्थ है ऊंचाई पर ले जाना या ऊपर उठाना। लोंजाइनस ने उदात्त की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी है और केवल उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिससे यह समझा जा सकता है कि यह शब्द उस समय अत्यधिक प्रचलित था और लोंजाइनस यह मान के चल रहे थे कि अधिकतर लोग इससे परिचित हैं। उदात्त के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लोंजाइनस कहते हैं, सबलिमिटी इज अ सर्टेन डिस्टिंक्शन एंड एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशन, अर्थात अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम ही उदात्त है। आगे इसको और व्याख्यायित करते हैं। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम ही उदात्त है। इसकी व्याख्या उन्होंने आगे की और कहा कि उदात्त को अभिव्यंजना का वैशिष्ट्य और उत्कर्ष माना जा सकता है, और उदात्त को अभिव्यंजना का वैशिष्ट्य और उत्कर्ष मानने का अर्थ यह है कि लेखक की भाषा और शैली, उसकी बात कहने की क्षमता आदि चीज़ें इतनी विशिष्ट हों कि काव्य में उदात्त उत्पन्न हो जाए। लोंजाइनस उदात्त को काव्य की आत्मा बताते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य पाठकों या श्रोताओं को आवेगपूर्ण अनुभूति की ऊंचाई तक जिन गुणों के कारण ले जाता है, वे गुण ही साहित्य अथवा काव्य की आत्मा या प्राण तत्व हैं, और ये गुण ही उदात्त हैं। उदात्त को साहित्य के अन्य समस्त गुणों से लोंजाइनस ने महान माना है। ये एक ऐसा तत्व है जो छोटी मोटी त्रुटियों के बावजूद साहित्य को महान बनाता है। यानी यदि छोटी मोटी कमियां साहित्य में मौजूद भी हैं किंतु उदात्तता का तत्व यदि साहित्य में विद्यमान है तो वह साहित्य महान साहित्य की श्रेणी में आता है। उदात्त के प्रभाव को प्रत्यय या विचार के रूप में न मानकर लोंजाइनस भावों के रूप में मानते हैं, अर्थात श्रोता या पाठक के मन पर भावों के रूप में पड़ा उदात्त का प्रभाव दुर्निवार होता है और पाठक अपने आप को भूलकर कविता या साहित्य की उच्च भावभूमि पर पहुंच जाता है। यद्यपि लोंजाइनस ने उदात्त को सीधे सीधे परिभाषित नहीं किया है, किंतु उसके स्वरूप को उन्होंने स्पष्ट करने का लगातार प्रयास किया है। उदात्त के स्वरूप के अंतर्गत लोंजाइनस मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हैं और साथ ही वे उन तत्वों का भी उल्लेख करते हैं जो उदात्त के विरोधी हैं। अतः लोंजाइनस ने उदात्त के स्वरूप को 3 पक्षों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है: अंतरंग तत्व, बहिरंग तत्व और विरोधी तत्व। उदात्त के मूल आधार पर विचार करते हुए उनका कथन है कि उदात्त का आधार व्यक्ति का कोई एक पक्ष, गुण या प्रवृत्ति न होकर लेखक का या व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व है। यानी
यदि हमारे अंदर कोई एक चीज़ अच्छी रहेगी तो हम किसी कृति को महान नहीं बना सकते। किसी भी महान कृति की रचना करने के लिए हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व महान होना जरूरी है। अर्थात उदात्त साहित्य का सृष्टा उदात्त व्यक्तित्व ही कर सकता है। उदात्त साहित्य का सृष्टा कोई उदात्त व्यक्तित्व ही हो सकता है। अब यह उदात्त व्यक्तित्व हो किसका सकता है? तो इसके लिए वो कहते हैं कि महान, प्रतिभाशाली, विद्वान, यशस्वी एवं अच्छे चरित्र के व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उदात्त हो सकता है। लोनजाइनस स्वयं कहते हैं कि उदात्त आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है, यानी यदि किसी व्यक्ति की आत्मा महान है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उदात्त साहित्य का ही सृजन करेगा। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि उदात्त व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति उदात्त साहित्य का सृजन कर ही नहीं सकता। हमारे व्यक्तित्व की झलक जब हमारे संपूर्ण कार्य व्यापार में दिखाई पड़ती है तो स्वाभाविक सी बात है कि साहित्य में भी यह झलक दिखाई पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि उदात्त व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है। अब हम चर्चा करेंगे उदात्त के स्रोतों की, उदात्त के पक्षों की, यानी कौन कौन सी चीज़ें यदि साहित्य में उपस्थित हैं तो वह साहित्य उदात्त है। किसी भी रचना में या किसी भी कृति में उदात्त की उपस्थिति है तो लोनजाइनस 5 स्रोतों की चर्चा करते हैं। महान धारणाओं या विचारों की क्षमता। पहला है महान धारणाओं या विचारों की क्षमता, भावावेग की तीव्रता, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा, और 5वां और अंतिम है गरिमामय रचना विधान। उदात्त के जिन 5 स्रोतों की चर्चा लोनजाइनस ने की है उनमें से प्रथम 2 जन्मजात यानी अंतरंग और शेष 3 बहिरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं। अंतरंग का मतलब होता है कि यह कवि के अंदर जन्मजात है, यह कवि की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और बहिरंग का अर्थ होता है कि संसार में आकर कवि या लेखक इनको सीख सकता है और सीख करके इनका प्रयोग कर सकता है। अब हम इन 5 स्रोतों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले उदात्त के स्रोत के रूप में आता है महान धारणाओं या विचारों की क्षमता। यह व्यक्ति का आंतरिक गुण है, अर्थात जन्म से ही व्यक्ति के अंदर मौजूद रहता है। महान धारणाओं की क्षमता से तात्पर्य है तेजस्वी एवं मार्मिक प्रसंगों की पकड़ और उनके मूल में निहित औदात्य का उद्घाटन। लोनजाइनस के अनुसार उदात्त महान की आत्मा का प्रतिध्वनि है, अर्थात महान शब्द उन्हीं के मुख से निकलते हैं जिनकी आत्मा महान होती है। और आत्मा महान किनकी होती है? जो अपने अंदर गहन, गंभीर और महान विचारों को धारण कर सकता है। अर्थात महान विचारों से संपन्न साहित्यकार ही उदात्त साहित्य का सृजन करने में सक्षम होता है। यह असंभव है कि जीवन भर कोई व्यक्ति क्षुद्र उद्देश्यों से, क्षुद्र चीज़ों से ग्रस्त रहे और यदि वह किसी कृति की रचना करे तो वह कृति महान बन जाए। तो इसका अर्थ ये है कि यदि हमको महान कृति की, उदात्त कृति की रचना करनी है तो हमारा व्यक्तित्व तो महान होना चाहिए। वैसे तो यह जन्मजात होती है, कवि का अंतरंग गुण होती है, लेखक का अंतरंग गुण होती है, किंतु कभी कभी कुछ महान और सम्मानित वस्तुओं के या कृतियों के अनुशीलन से या अनुकरण से इसे हम बाहर से भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है भावावेग की तीव्रता। लोनजाइनस कलाकृति में भावावेगों की तीव्रता पर बल देते हैं, अर्थात पाठकों को भावनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली कृति को वो महान बताते हैं। भावावेग को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि वे आवेग जो आत्मा को ऊपर उठाने में सहायक हों उन्हें हम भावावेग कहते हैं। और इन भावावेगों के 2 वर्ग बताते हैं, भव्य भावावेग और निम्न भावावेग। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, भव्य भावावेगों से युक्त काव्य ही उदात्त काव्य होता है, जिसमें उत्कृष्ट भावों की अधिकता, आदर, उल्लास, शौर्य आदि आते हैं, और निम्न भावावेगों में करुणा, शोक, भय आदि आते हैं। और यह निम्न भावावेग काव्य को प्रायः अनुदात्त की श्रेणी में ले जाते हैं, इसलिए कवि को निम्न भावावेगों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो यह थी उदात्त के 2 अंतरंग स्रोतों की चर्चा, जिसमें पहला था महान धारणाओं या विचारों की क्षमता और दूसरा है भावावेगों की तीव्रता।
उदात्त के अंतरंग पक्षों की चर्चा करने के बाद अब हम चर्चा करेंगे उदात्त के बाह्य या बहिरंग पक्ष की, जिसे हम बाहर से ग्रहण करते हैं। और इसके अंतर्गत पहले नंबर पर आता है समुचित अलंकार योजना। समुचित अलंकार योजना यह उदात्त के बाह्य या बहिरंग पक्ष के अंतर्गत आता है। इसको समझाते हुए लॉन्जाइनस कहते हैं कि अलंकारों का प्रयोग करते समय रचनाकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पाठकों का ध्यान इस बात पर जाए ना कि काव्य में या कलाकृति में अलंकारों का प्रयोग किया गया है, अर्थात उसको ये पता न चल पाए कि यहाँ काव्य में अलंकार का प्रयोग है या काव्य में अलंकारों का प्रयोग जानबूझकर किया गया है, बल्कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि यह अलंकार काव्य में अनायास आ गए हैं, सायास या जानबूझकर काव्य में नहीं डाले गए हैं। तो यह कवि की प्रतिभा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से काव्य में अलंकारों को डालता है। यानी काव्य में अलंकार तो हों, लेकिन वो ऐसे ना प्रतीत हों कि वो जानबूझकर ठूंसे गए हैं। लॉन्जाइनस अतिशय मूलक अलंकारों को उदात्त का स्रोत मानते हैं, यानी विस्तारणा, शपथोक्ति, प्रश्नालंकार, विपर्यय, व्यतिक्रम, पुनरावृत्ति, अतिशयोक्ति आदि कुछ ऐसे अलंकार हैं जिनमें उदात्त विद्यमान रहता है। अर्थात उदात्त की उद्भावना के लिए अलंकार सहज और औचित्यपूर्ण होने चाहिए। और चौथे नंबर पे लॉन्जाइनस उदात्त के स्रोत के रूप में चर्चा करते हैं उत्कृष्ट भाषा की। यह भी उदात्त के बहिरंग पक्ष के अंतर्गत, बाह्य पक्ष के अंतर्गत आता है। लॉन्जाइनस ने उदात्त के प्रस्फुटन हेतु भाषा की उत्कृष्टता पर विशेष बल दिया है। विषयानुकूल पदावली, उपयुक्त और प्रभावी शब्दावली, उत्कृष्ट भाषा आदि के प्रयोग से महान कृतियों का निर्माण किया जा सकता है। और पांचवा और अंतिम पक्ष है गरिमामय रचना विधान। लॉन्जाइनस के अनुसार विभिन्न तत्वों का पारस्परिक सामंजस्य कृति को गरिमापूर्ण बनाता है। इसको समझाते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में विभिन्न अवयवों के स्वतंत्र रहने पर उन अवयवों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, वे हमारे किसी काम के नहीं रह जाते। जैसे शरीर में हाथ, पैर, सर, नाक, कान आदि सब कुछ विद्यमान है, लेकिन वो यदि अकेले अकेले रहते हैं, हमारे शरीर से स्वतंत्र उनका अस्तित्व रहता है, तो फिर वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। लेकिन यदि सबका सामंजस्य तरीके से हो जाए, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से लग जाए तो और एक शरीर का निर्माण हो जाए, तो वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। और उन अवयवों के अभाव में हमारे शरीर का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई उसका अस्तित्व या अर्थ नहीं रह जाता। तो उसी प्रकार वो कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर का सामंजस्य सारे अवयवों के क्रमानुसार व्यवस्थित ढंग से मिलने से होता है, उसी प्रकार समस्त तत्वों के संयोग द्वारा ही गरिमामय कृति की रचना होती है। रचना के समस्त तत्वों के सामंजस्य से ही उदात्त कृति का निर्माण संभव। तो ये थे उदात्त के 5 स्रोत या 5 पक्ष, जो यदि काव्य में मौजूद हैं तो एक उदात्त काव्य की रचना हो सकती है, एक उदात्त काव्य की रचना संभव है, जिनकी चर्चा लॉन्जाइनस ने विस्तार से की। हमने प्रयास किया इसको समझने का। और उदात्त के स्वरूप और उदात्त के स्रोत को जान लेने के बाद अब हम चर्चा करेंगे उदात्त के विरोधी तत्वों की, यानी वो कौन से तत्व हैं जो यदि काव्य में मौजूद हैं, काव्य में उनकी उपस्थिति है, तो काव्य का स्वरूप उदात्त से अनुदात्त हो जाता है। यानी काव्य में उदात्त के वो विरोधी हैं। उदात्त के विरोधी तत्वों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की उपस्थिति स्वीकार की है, जैसे अस्त व्यस्त पद रचना, बालेयता, बालेयता यानी बचपना, बचकानी हरकतें, हीन या निम्न अर्थ देने वाले शब्द, असंयत वाग विस्तार, अवांछित संक्षिप्तता, अनावश्यक साज सज्जा आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जो उदात्त के विरोधी तत्व हैं। अतः किसी भी श्रेष्ठ कवि को अपनी कविता में या अपनी रचना में इन चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए और इन चीज़ों को अपनी रचना में स्थान नहीं देना चाहिए। उदात्त के विरोधी तत्वों को थोड़ा सा विस्तार से और समझ लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा अस्त व्यस्त पद रचना, यानी एक ऐसी रचना जिसमें पद या शब्द क्रमबद्ध न हो, अस्त व्यस्त या तितर बितर ढंग से रखे गए हों और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता या उचित अर्थ नहीं निकलता।
और वही चीज़ें यदि सजा करके सही ढंग से लिख दी जाती हैं तो वह रचना सही हो जाती है, अच्छी मानी जाती है। तो कवि को अस्त व्यस्त पद रचना से बचना चाहिए। बाल्यता, जिसका शाब्दिक अर्थ है बचकाना, यानी जिस कवि की शैली बचकानी हो, अर्थात बच्चों की तरह जो बिना सोचे समझे चपलता का प्रयोग करे, संयमहीनता का प्रयोग करे, जिसकी शैली में, भाषा में हल्कापन हो, वह बाल्यता है, जो उदात्त के विरोधी तत्व के रूप में जानी जाती है। वागाडंबर, यानी वाणी का आडंबर, अर्थात बहुत अधिक अलंकृत और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग काव्य में अनुचित है। वह काव्य को अनुदात्त बनाता है, जिससे बचना चाहिए। इसके बाद उन्होंने चर्चा की भावाडंबर, यानी भावों का आडंबर, अनावश्यक रूप से भावों का प्रदर्शन, जहाँ आवश्यकता ही नहीं, जहाँ भावों के प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं है, जहाँ उसको रोका जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है, वहाँ भी जानबूझकर यदि हम अनावश्यक रूप से भावों का प्रदर्शन करते हैं, भावों का आडंबर दिखाते हैं, तो वह काव्य अनुदात्त की श्रेणी में आता है और ऐसे काव्य को लोग पसंद नहीं करते, या ऐसी रचना को लोग पसंद नहीं करते। शब्दाडंबर, अर्थात शब्दों का आडंबर या अतिशयोक्तिपूर्ण कथन, जो प्रायः हास्यास्पद दिखाई पड़ता है, अच्छा नहीं माना जाता। उदात्त को बढ़ावा देने वाले, अर्थात ऐसे शब्दों के प्रयोग से अनुदात्त को बढ़ावा मिलता है और उदात्त का ह्रास होता है। तो प्रायः शब्दों के आडंबर से बचना चाहिए। शब्दों का आडंबर, बहुत भारी भरकम शब्द, बहुत ऐसी चीज़ें जो उचित ना हो, अनुचित चीज़ों का प्रयोग, यदि उनसे हम बच सकते हैं तो बचना चाहिए। अन्यथा हमारा काव्य जो है अनुदात्त काव्य की श्रेणी में आता है, और यदि हमको उदात्त कृति की रचना करती है तो प्रायः हमको शब्दाडंबर से बचना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो उदात्त के विरोधी तत्व हैं। तो प्रायः हमको प्रयास करना चाहिए कि अपने काव्य में इन चीज़ों को स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये था लॉन्जाइनस का महत्वपूर्ण उदात्त सिद्धांत, जिसमें उन्होंने उदात्त के स्वरूप और उदात्त के पक्षों की चर्चा की। उदात्त क्या है, उदात्त किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी काव्य में क्या क्या चीज़ें हैं तो वो उदात्त हैं। और उसके बाद उन्होंने चर्चा की उदात्त के विरोधी तत्वों की, और मैंने प्रयास किया है कि आपको इसकी व्याख्या करके आपको अच्छे से समझा सकूं। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी विद्यमान हैं। लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत को कुछ आलोचक एकांगी बताते हैं और उसको जीवन के केवल आधे पक्ष का विवेचन करने वाला बताते हैं। किंतु इसका एक कारण यह हो सकता है कि चूंकि लॉन्जाइनस ने अपने ग्रंथ की रचना काव्य शास्त्र के रूप में नहीं की, बल्कि उन्होंने भाषण शास्त्र के रूप में इसकी रचना की, इसलिए माना जा सकता है कि इसमें सफल भाषण के सभी महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। तो यह लॉन्जाइनस की आलोचना इस तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने भाषण शास्त्र के रूप में रचना की तो यह माना जा सकता है कि एक सफल भाषण के सभी महत्वपूर्ण तत्व इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो यह था लॉन्जाइनस का महत्वपूर्ण उदात्त सिद्धांत। और इसके बाद अगले व्याख्यान में उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगले व्याख्यान में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।